अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ होम्योस्टेसिस। और ये लेक्चर मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो सिंध की न्यू बायोलॉजी बुक है फॉर द ईयर 2023 या 24 वो अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है और एवरीवन इज़ कंफ्यूज कि कौन सी बुक से पढ़ें किस तरह पढ़ें। सो आई वांट टू मेक क्लियर कि जो नई बुक आएगी इट विल बी अ कॉपी ऑफ फेडरल बायोलॉजी। ठीक है, मे बी 2% या 1% कोई नई चीज़ें आए बट 98% टॉपिक्स विल बी सेम एज दे आर मेंशन इन होम्योस्टेसिस। ठीक है, और अगर आप कंफ्यूज हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा क्यों होगा तो फॉर दैट यू कैन गो एंड कंपेयर द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक जो कि सिंध की है और सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर फेडरल की बायोलॉजी बुक, दोनों एक दूसरे की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हैं। सो इफ़ यू आर a student of second year pre-medical and you want to start learning now, that you should start studying now. The reason is that कि आपको फिर आगे MDCAT भी देना होता है तो start preparing sooner ताकि बाकी बच्चों के मुकाबले में you should be having an edge। ठीक है, तो फिर इसीलिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर होम्योस्टेसिस। मैं फेडरल से पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट विल बी सेम। मेरे पास जो एक पीडीएफ आया है फॉर सेकेंड ईयर बायोलॉजी और उसके चैप्टर्स देखे हैं तो दे वर एग्जैक्टली सेम लाइक फेडरल बायोलॉजी। चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और इंशाल्लाह आई विल कीप ऑन अपलोडिंग दिस लेक्चर्स। मेरा चैप्टर नर्वस कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं होम्योस्टेसिस स्टार्ट कर रहा हूँ और इट विल बी डन सूनर इंशाल्लाह। बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी वो भी आहिस्ता आहिस्ता मैं कराता रहूँगा जब जैसे जैसे आई विल बी हैविंग माई टाइम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट एक्चुअली इज़ होम्योस्टेसिस। ठीक है, हम होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ते हैं। वेट अ सेकेंड। ओके, होम्योस्टेसिस, ये होम्योस्टेसिस है क्या? बेसिकली होम्योस्टेसिस का वर्ड जो है ना दो लफ्ज़ से मिलके बना है, होम्यो और स्टेसिस। स्टेसिस का मतलब होता है कांस्टेंट रखना। क्या रखना? कोई चीज़ बिल्कुल जैसी है उसको वैसे ही बना के रखना। और होम्यो का मतलब होता है होम आपकी या फिर इन्वायरमेंट या आपका घर जिसमें आप रहते हो। तो होम्योस्टेसिस का मतलब है कि जो कंडीशन है उसको वैसे ही मेंटेन रखना। तो बेसिकली होता क्या है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो एक इन्वायरमेंट में रहता है। अगर फॉर एग्जांपल ये कोई इंसान है, इंसान होगा नहीं बिल्कुल ऐसा, बट यू हैव टू कंपेयर इट और यू हैव टू थिंक लाइक कि ये एक इंसान है। ठीक है, अब इस इंसान की दो इन्वायरमेंट है। ये एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जो उसकी हवा वगैरह मौजूद है, उसका बाहर टेम्परेचर होगा यानी कि बाहर कितनी गर्मी है कितनी सर्दी है, बाहर की हवा कैसी है, ऑक्सीजन कितनी है बाहर। ठीक है, ये सब। फिर इस इंसान का अगर मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये उसके हाथ और इस तरह जिस्म होगा, यहाँ पर उसका दिल होगा। अब दिल भी डिफरेंट सेल से मिलके बना है। ठीक है, सेल जो है टिश्यूज़ बनाते हैं। तो बेसिकली सेल, इंसान के अंदर के जो टिश्यूज़ हैं जो सेल्स वगैरह हैं वो भी एक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। तो दो इन्वायरमेंट है, एक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसमें आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक एयर। और एक इन्वायरमेंट है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होती है? वो इन्वायरमेंट जिसमें आपकी बॉडी के टिश्यू रहते हैं, यानी कि टिश्यू हैं वो आपके डिफरेंट। होता क्या है, अगर ये एक सेल है, इस सेल के अराउंड एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। क्या एक सेल के अराउंड जो फ्लूइड मौजूद है, जो सॉल्यूशन मौजूद है, उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो बेसिकली ये दो इन्वायरमेंट है। एक इन्वायरमेंट ये है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और एक है इंटरनल इन्वायरमेंट। और इंटरनल इन्वायरमेंट कौन सी है? वो इन्वायरमेंट है जिसमें टिश्यू वगैरह और सेल आपके पाए जाते हैं। ठीक है, और उन इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें आती हैं? इंटरनल इन्वायरमेंट में टिश्यू फ्लूइड आ जाता है। अब टिश्यू फ्लूइड के अंदर क्या होता है? उस टिश्यू फ्लूइड के अंदर आपके कुछ आइंस होते हैं लाइक सोडियम आइन, पोटेशियम आइन। ठीक है, उसके साथ कुछ प्रोटीन्स वगैरह भी पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी होते हैं मोर और लेस। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं आपके टिश्यू फ्लूइड या वो प्लाज्मा फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि एक सेल को सराउंड करता है। ठीक है, तो ये है आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट। सो एनिमल हैव टू इन्वायरमेंट इन देयर लाइफ, एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसमें ऑर्गेनिज्म रहती है और इंटरनल इन्वायरमेंट जिसमें टिश्यूज़ वगैरह रहते हैं। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसकी कंडीशन अलग है, लाइक एटमॉस्फेयर है। एक आपका लाइक ये इंसान है तो इंसान की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कौन सी होगी? उसका एटमॉस्फेयर। अब एक मछली है, लाइक इफ़ यू हैव अ फिश हेयर, ये माउस से बना रहा हूँ तो भूल जाएंगे, मेरी ड्राइंग तो खैर वैसे ही बहुत बेकार है, बट सपोज करो इस तरह की एक फ़िश है। ठीक है, तो ये फ़िश जो रह रही है वो उस तरह एक पानी है, उस पानी के इन्वायरमेंट में रह रही है। तो इस फिश के लिए जो इसका इन्वायरमेंट होगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दैट विल बी दिस वाटर। अब ये वाटर दो तरह का होता है, फ्रेश वाटर भी होता है और मेरीन वाटर भी होता है। फ्रेश वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर वो होता है जिसमें सोडियम वगैरह और ये जो सॉल्ट वगैरह हैं वो कम हो। और जो मरीन वाटर होता है उसमें पानी तो है बट उस पानी में सॉल्ट बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है।
तो इसकी बेसिस पे जो फिश की इन्वायरमेंट है, इट कैन बी अ मरीन और फ्रेश वाटर। जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, इट इज फॉर्म बाय इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड दैट सराउंड एंड बाथिस ऑल द टिश्यूज एंड सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड लाइक लिम्फ और प्लाज्मा। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है बेसिकली वो आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मिलकर बना है, और कुछ सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड भी होता है। लाइक आपका ब्लड जो है, अब ब्लड के दो पार्ट्स है ना, एक सेलुलर पार्ट है और एक प्लाज्मा वाला पार्ट है। जो प्लाज्मा है आपका वो बॉडी में सर्कुलेट करता है, और लिम्फ भी है। लिम्फ क्या होता है, ये अब फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, बट लिम्फ इज बेसिकली अ सॉल्यूशन जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मिलके बनता है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये जो लिम्फ होता है ये पास करता है और जाता है आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज की मदद से आपके लिम्फ नोड्स में जाता है। तो वो होता है, वो फ्लूइड होता है लिम्फ। और लिम्फ जो होता है ना, अगर पेपर में आ जाए कि लिम्फ को कंपेयर करो आप अपने ब्लड के प्लाज्मा के साथ, तो बेसिकली लिम्फ प्लाज्मा से अलग होता है, बिकॉज प्लाज्मा में ना, जो अब प्लाज्मा का है ब्लड कैपिलरीज के अंदर होता है, तो इस प्लाज्मा में ना बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं, बट लिम्फ में ना बड़े बड़े प्रोटीन्स नहीं होते। ठीक है, तो ये डिफरेंस है प्लाज्मा के दरमियान और लिम्फ के दरमियान। और लिम्फ एक चीज़ की तरह सेम होता है, वो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सो लिम्फ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो फ्लूइड जो सेल को सराउंड करता है, इनकी कंसंट्रेशन मोर और लेस सेम होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है इसकी बात भी अभी मैं करता हूँ। सही है, और जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, अब होम्योस्टैसिस क्या है, जो आपने डेफिनेशन याद करनी है। कह रहे होम्योस्टैसिस इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेल टू रेगुलेट इट्स इंटरनल कंडीशन। होम्योस्टैसिस क्या है, एक टेंडेंसी है एक ऑर्गेनिज्म की या सेल की टू रेगुलेट इट्स इंटरनल कंडीशन सच एज उसकी केमिकल कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड एज टू मेंटेन हेल्थ एंड फंक्शनिंग रिगार्डलेस ऑफ आउटसाइड कंडीशन। अब ये क्या बात हुई, ठीक है, मैंने इतनी डेफिनेशन लंबी चौड़ी पढ़ दी, इसका मतलब क्या है, मैं इसको बहुत इजी वर्डिंग में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके। सो हम यहाँ बात कर रहे थे कि व्हाट एक्चुअली इज होम्योस्टैसिस। बेसिकली होम्योस्टैसिस का मतलब है, अब फॉर एग्जांपल इंटरनल इन्वायरमेंट है, टिश्यू फ्लूइड, एक सेल है, सेल के अराउंड ये उसका फ्लूइड है। ठीक है, अब ऐसा होता है कि कभी आप नमकीन पानी पिला, लाइक आपने लेमन वाटर पिया, लेमन वाटर में आपका जो लेमन है उस लेमन का जूस होगा, आप नमक वगैरह भी डालते हो, शुगर वगैरह भी ऐड करते हो, तो लेमन वाटर बन जाता है। बट ये टिश्यू फ्लूइड है, इसके अंदर जो लेमन का जूस है या फिर सोडियम है, पोटेशियम वगैरह है, ये सारी चीज़ें कम है। तो अब जो चीज़ पी रहे हो उसमें वो चीज़ें ज़्यादा हैं, जो चीज़ आपके अंदर मौजूद है उसमें चीज़ें कम है। तो हमेशा क्या होता है, अच्छा एक और बात भी आपने समझनी है कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन और एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में और डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है यार, कंसनट्रेटेड का मतलब है वाटर के मुकाबले में जो चीज़ें वाटर में डिज़ोल्व हुई हैं वो ज़्यादा हैं, ये बात आपने याद रखनी है। एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, वाटर के मुकाबले में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं। बल्कि आप ये भी ना कहो कि वाटर के मुकाबले में ज़्यादा हैं, आप ये कहो कि जो वाटर है ना उस वाटर में वो चीज़ें ज़्यादा डिज़ोल्व हैं। अगर ठीक है, अगर मैं कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट को कंपेयर करूं तो तब ये बात मैं कर सकता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ना 10 पानी के ड्रॉप्स हैं और 10 पानी के ड्रॉप्स में मैंने 4 नमक के टुकड़े डाल दिए, नमक के वो डाल दिए, ठीक है, दाने, और एक और भी यहाँ पर 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं उस पर मैंने 6 नमक के दाने डाल दिए। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें नमक कम है, लेकिन जो वाटर है वो तो सेम है। सो अगर सेम वाटर है और उसमें जो सॉल्यूट डाला गया है, जो चीज़ डाली गई है बाहर से, वो ज़्यादा है, इस सॉल्यूशन को कहेंगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू दिस। जब भी कोई चीज़ कंसनट्रेटेड कहते हैं ना, डाइल्यूट कहते हैं, वो हम कंपैरिजन में कहते हैं कि भाई ये चीज़ कंसनट्रेटेड है तो किसके मुकाबले में कंसनट्रेटेड है भाई, तो हम तब ये बात करते हैं। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो चीज़ सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो बाहर से वो ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू अदर थिंग। ठीक है, तो ये होता है आपका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की भी बात कर ली। अब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का एक और नाम होता है, उस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है, क्या उसकी ऑस्मोलैरिटी, उसकी जो ऑस्मो, यार एक तो मेरा माउस आज बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, ओके वेट अ सेकेंड। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं कि ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो उसको कहते हैं उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है। उसकी क्या ज़्यादा है, ऑस्मो देन लैरिटी, उस सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है। क्या, अगर कोई सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड है उसका मतलब है उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है। ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, बेसिकली ऑस्मोलैरिटी इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि आपने कितना सॉल्यूट डाला है किसी वाटर में, किसी सॉल्यूशन में, किसी सॉल्वेंट में। वाटर को आप सॉल्वेंट भी कहते हो ना, और जो चीज़ आप ऐड करते हो वो होती है सॉल्यूट। सही है, तो ऑस्मोलैरिटी किसी चीज़ की ज़्यादा होती है। जब भी कहें ना किसी चीज़ की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है तो समझ जाना कि ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि उसके अंदर, ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होने का मतलब है
कि उस ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो सॉल्यूट हैं वो ज़्यादा हैं, उसके अंदर सॉल्यूट हैं वो ज़्यादा हैं। क्या ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है तो सॉल्यूट ज़्यादा है, और सॉल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, हमारा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा वो। इसी तरह आप एक और सोल्यूशन करते हैं। एक सोल्यूशन है उसकी ऑस्मोलैरिटी कम है, ऑस्मोलैरिटी कम होने का मतलब है उसका सोल्यूट कम है, सोल्यूट कम है तो उसकी कंसंट्रेशन कम है, और कंसंट्रेशन कम है तो वो क्या है, डाइल्यूट है। तो ये चीज़ें आपस में आपको पता होनी चाहिए। तो मैं ये बता क्यों रहा हूँ, इसका काम क्या है। बेसिकली इसका काम आगे हम पढ़ेंगे अगली ऑस्मो रेगुलेशन में, कि जहाँ पर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो, यानी कि वहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, तो वाटर हमेशा वहाँ से उस तरफ जाएगा। लाइक जहाँ पर ऑस्मोलैरिटी कम होगी ना, तो कम ऑस्मोलैरिटी से वाटर जाएगा ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी में। अरे आप तो कहोगे कि हम तो पढ़ते हैं कि वाटर वहाँ जाता है जहाँ पर वाटर कम ज़्यादा होता है, और वहाँ जाता है जहाँ वाटर कम होता है। तो भाई वही तो है कि अगर इसकी ऑस्मोलैरिटी कम है, इसका मतलब है इसका वाटर ज़्यादा है, तो वाटर यहाँ से निकलेगा और डिफ्यूज़ होकर वहाँ जाएगा जहाँ ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, यानी कि वहाँ वाटर कम है। ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होने का मतलब है वाटर कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि वाटर हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको यूँ भी कह सकते हैं। बट मैं जो ऑस्मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आपके जहन में डालना चाह रहा हूँ, बिकॉज जब आप प्री मेडिकल में आ गए हो, आपको आगे एमडी कैट देना है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड होने ज़रूरी है। तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो मैं एमडी कैट को अपने जहन में रख के पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बेसिकली मैं एमडी कैट की ट्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ। सो आई नो कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको क्या कॉन्सेप्ट आपके बने होने ज़रूरी हैं। तो ये सारी वो चीज़ें थी। सो अब मैं अगर होम्योस्टैसिस को डिफाइन करूँ दोबारा, तो बेसिकली होम्योस्टैसिस एक टेंडेंसी है ऑर्गेनिज्म की, कि एक ऑर्गेनिज्म कोशिश करता है कि जो उसकी इंटरनल कंडीशन है ना, इंटरनल कंडीशन क्या है कि उसका जो इंडस्ट्रियल फ्लूइड था उसकी जो कंपोजिशन है वो सेम रहे। चलो सेम ना रहे तो चलो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए, बट बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस फ़र्क ना आए, बहुत ज़्यादा ह्यूज फ़र्क ना आए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चेंज ना आए, ठीक है। तो दिस टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इट्स इंटरनल कंडीशन और टू रेगुलेट, यानी कि थोड़ा बहुत फ़र्क आने देना, या तो मेंटेन करना या टू रेगुलेट इंटरनल कंडीशन, इसको हम कहते हैं क्या, होम्योस्टैसिस, ठीक है। अब चाहे बाहर, अब होता क्या है, हम इंसान की बात करते हैं। अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जब कराची में फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या अगर बाहर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए ना, आप मर जाओ फ़ौरन से। क्यों मर जाओ, इसका रीज़न मैं फर्स्ट ईयर में बता चुका हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी में ज़्यादातर प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, तो वो प्रोटीन्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, डीनेचर हो जाते हैं। जब प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगे तो फिर आपकी डेथ होना लाजिम है, ठीक है। सो यानी कि अल्लाह ताला ने ये जो निज़ाम बनाया है ना, कि चाहे बाहर कितना भी एक्सट्रीम वेरिएशन आ जाए किसी भी चीज़ में, आपकी बॉडी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, हाँ थोड़ी बहुत आपको भी गर्मी लगेगी, अंदर से आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बट एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल टेम्परेचर वो बहुत कम होगा। यानी कि एक्सटर्नल कंडीशन के मुकाबले में आपने इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखा है ना, या थोड़ा बहुत रेगुलेट किया है, इस चीज़ को कहते हैं हम होम्योस्टैसिस, ठीक है। और ये होम्योस्टैसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करो और आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो जैसे हो रहे थे वैसे होते रहें, चाहे बाहर ज़मीन फट जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें हमने होम्योस्टैसिस के बारे में पढ़ाया। मैंने आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन ही दिया है। आगे हम ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। जहाँ पर भी सेकेंड ईयर प्री मेडिकल का बच्चे हैं, आप कोशिश करें कि उनको ये लिंक ज़रूर शेयर करें। इट विल हेल्प मी, ठीक है, और इट विल मोटिवेट मी कि मैं और ज़्यादा लेक्चर्स बनाऊं जब रिस्पांस आएगा, ठीक है। बट इंशाल्लाह आई विल कीप ऑन वर्किंग हार्ड, विल कीप ऑन मेकिंग मोर लेक्चर्स। और ना सिर्फ मैं प्री मेडिकल को कवर कराऊंगा, इसके बाद इंशाल्लाह एमडी कैट के लिए भी मेरी लेक्चर्स बेसिकली ये जो हैं ये एमडी कैट के लिए 110% इफेक्टिव हैं, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं यही इसी तरह जो मुझे पे करते हैं उनको इस तरह पढ़ाता हूँ, ठीक है। सो आपने कोशिश करनी है कि लेक्चर्स अटेम्प्ट करने हैं, पूरे लेक्चर्स लेने हैं, और इंशाल्लाह जब एक चैप्टर हो जाया करेगा उसके बाद मैं इनके बारे में कम से कम 50 to 70 MCQs ज़रूर अपलोड किया करूँगा, ठीक है, ताकि MCQs के ऊपर भी हमारी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती रहे और वो MCQs जो हैं इफेक्टिव होंगे बोथ फॉर एमडी कैट एज वेल एज फॉर योर इंटर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। सो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।